हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू वेदांस क्लासेस। मैं सुमित केसरी आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। साथ साथ और भी इसी तरह के वीडियोस और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को ज़रूर से ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा अपलोडेड वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं इस चैनल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जीके जीएस, ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड साइंस के क्लास को बहुत जल्द शुरू करने वाला हूं। तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नोटिफिकेशन की बात करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक, जी हाँ, बिहार और महाराष्ट्र की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है जीडीएस भर्ती 2021। जो भी विद्यार्थी मैट्रिक पास हो चुके हैं वो इस जीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग फुल डिटेल्स में और पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और वीडियो को छोड़कर ना जाएं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सीधा यहाँ से चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन। आ गए हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले गूगल पे आप आके आगे टाइप करें जीडीएस। जी हाँ, केवल जीडीएस टाइप करें। ये जीडीएस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगी। जी हाँ, हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए जीडीएस, और फर्स्ट वाले जो आपको ये ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट पे, और हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड लाइव नोटिफिकेशन की बात करते हैं। महाराष्ट्र इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से जारी की गई है। इसमें बिहार में 1940 पोस्ट हैं और महाराष्ट्र में 2428 पोस्ट हैं। जी हाँ, इसमें बिहार और महाराष्ट्र की तरफ से जीडीएस के लिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है, जिसका कि एप्लीकेशन आज ही से स्टार्ट हुआ है, E21 से स्टार्ट हुआ है, और जिसका एंड डेट अपने आपके 26 मई को ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो इसके लिए किया गया है, इसके अप्लाई करने के लिए। तो चलिए हम लोग डिटेल्स में इसको देखते हैं। चलिए बिहार पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके फुल डिटेल्स को। जी, अब जैसे ही बिहार पे क्लिक करेंगे, इस तरह से पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। क्योंकि मैंने पहले से ही पीडीएफ डाउनलोड कर रखा है फ्रेंड्स, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो आप जब क्लिक करेंगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे क्लिक करता हूँ। भाई पीडीएफ से मैं ओपन करता हूँ इसे। देखिए फ्रेंड्स, खुल के आ गया है मेरे सामने ये इसका ये पूरा पीडीएफ। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक सर्किल। ठीक है, 2022-2021। जी हाँ, बिहार सर्किल के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे जो पोस्ट जिसके लिए नोटिफिकेशन आई है, वो पोस्ट है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर। जी हाँ, यानी बीपीएम के लिए आई है एक वैकेंसी, और एक वैकेंसी आई है एबीपीएम के लिए। किसकी? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की वैकेंसी आई है। जी हाँ, और एबीपीएम के लिए। और जी और
एक और है डाक सेवक के लिए, ठीक है, और एक और है डाक सेवक के लिए। जी हाँ, यहाँ 3 वैकेंसी है, एक है बीपीएम के लिए, एक है एबीपीएम के लिए, और तीसरा जो वैकेंसी है वो है डाक सेवक के लिए। जी हाँ, तो हम लोग बात करते हैं कि ये हम लोग इस तीनों के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो ए बीपीएम के लिए सैलरी दी गई है वो 12,000 रुपीज़ रखी गई है, और एबीपीएम के लिए जो ये 4 आवर्स के लिए है, इसे ध्यान देंगे, और यहाँ पे 5 आवर्स के लिए है, ये है 14,500। जी हाँ, और यहाँ एबीपीएम या डाक सेवक के लिए अगर हम सैलरीज़ की बात करें तो 4 आवर्स के लिए ये है 10,000, और आपके 5 आवर्स के लिए ये 12,000 रखी गई है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ आपका एज क्राइटेरियाज़ की बात करते हैं, तो एज यहाँ पे आपका जिस कैंडिडेट्स की 18 to 14 एज है वो ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जिस कैंडिडेट्स का एज 18 to 14 ईयर्स है। जी हाँ, और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की भी बात कही गई है, जो SC ST से बिलोंग्स करते हैं उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और जो अदर OBC है उनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन की भी बात कही गई है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए नो रिलैक्सेशन। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, अगर किसी भी कैंडिडेट्स का कुछ भी तरह का डिसेबिलिटीज़ है तो उनको 10 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWD या OBC ये 13 ईयर्स का। ये हमारे टॉपिक्स से रिलेटेड नहीं है, वो जिनके डिसेबिलिटीज़ हैं जिन कैंडिडेट्स के, उसके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात कही गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपका दिया गया है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास। जी हाँ, जिस कैंडिडेट्स ने 10th पास कर लिया है वो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के चाहे कहीं के भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं। बस एक कंडीशन यहाँ पे ये दी गई है कि जिस आपने जो भी बोर्ड दिया है उस बोर्ड में अगर यहाँ के लोकल लैंग्वेजेस आपके 10th में थे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर यहाँ के जिस स्टेट्स की वैकेंसी आई है उसके लोकल लैंग्वेजेस अगर आपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, हम बात करेंगे आगे, उसके लिए बात करेंगे। और यहाँ पे कंपलसरी नॉलेज ऑफ़ लोकल लैंग्वेजेस, देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कंपलसरी नॉलेज ऑफ़ लोकल लैंग्वेजेस। इसका मतलब क्या है कि आपको जिस भी, जैसे कि बिहार या महाराष्ट्र की नोटिफिकेशन आई है तो वहाँ के लिए जो लोकल लैंग्वेजेस है, जैसे कि हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के लोकल लैंग्वेजेस की बात कही गई है, लेकिन हमें काम किससे है, बिहार और महाराष्ट्र से। तो चलिए हम लोग बिहार के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बिहार है 3 नंबर पे। बिहार के लिए आपको लोकल लैंग्वेजेस हिंदी चाहिए। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने अपने 10th एग्ज़ाम्स ये में हिंदी उनका एक कंपलसरी सब्जेक्ट था तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र के लिए आपको लोकल लैंग्वेजेस होना चाहिए मराठी। जी हाँ, अगर आपने 10th में मराठी लैंग्वेजेस से आपका एक सब्जेक्ट था 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो आप यहाँ से महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की। तो यहाँ पे अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास कम से कम 60 डेज़ की यहाँ पे ड्यूरेशन की किसी भी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर नहीं किया है तो भी चल सकता है, बट अगर हो तो बेटर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। और एक और बात यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर किसी भी स्टूडेंट की 10th में या 12th में उसका एक सब्जेक्ट ही कंप्यूटर था तो उनके लिए कोई अलग से डिग्री दिखाना या शो ऑफ करना आवश्यक नहीं है। जी हाँ, अगर किसी भी स्टूडेंट का क्लास 10th या क्लास 12th में उनका एक सब्जेक्ट कंप्यूटर था तो उनके लिए अलग से कोई भी कंप्यूटर डिग्री यहाँ पे मांगी नहीं गई है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपका नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक आपको दिया गया है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। जी हाँ, आपको साइकिलिंग आना चाहिए, आपको साइकिलिंग आना ही चाहिए। इसके अप्लाई के लिए, इस पोस्ट के अप्लाई के लिए आप जो
कर रहे हैं जीडीएस में, उसमें आपको साइकिलिंग कंपलसरी है, साइकिलिंग आपको आना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये सब, उसके बाद हम लोग, जी हाँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट, मेल कैंडिडेट्स, चाहे वो यूआर हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे फिर वो ट्रांसमेन हो, ट्रांसमेन, समझ रहे हैं ना, ट्रांसमेन, वो उस उनके लिए यहाँ पे फ़ी रखी गई है 100 रुपीज़। और किसी भी महिला के लिए, ऑल इंडिया के फीमेल्स या फिर ट्रांस वुमेन और या फिर SC ST कैंडिडेट्स के लिए एंड ऑल पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई फ़ी नहीं रखी गई है, वो पूरी तरह से विदाउट फ़ी है। यहाँ पे ऑल इंडिया की फ़ीमेल्स यहाँ पे विदाउट फ़ी अप्लाई कर सकती हैं। जी हाँ, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो सिलेक्शन जो यहाँ पे आपका होने वाला है, वो सिलेक्शन होने वाला है मेरिट लिस्ट पे। जी हाँ, आपकी जो 10th पे जो भी परसेंटेज हैं, ग्रेड्स हैं, CGPA हैं, उन्हीं के बेसिस पे मेरिट्स बनती है, और उसी मेरिट के बेस्ड पे ही उसी आपके मार्क्स के आधार पे मेरिट बनेगी, और वही मेरिट लिस्ट के आधार पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट दी गई है कि नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर कोई भी स्टूडेंट 10th के बजाय इंटर या फिर ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स को अपलोड करते हैं, तो ग्रेजुएशन और मार्क्स, इंटर और ग्रेजुएशन में आए हुए परसेंटेज, इसके लिए कोई भी वेटेज उनको नहीं दिया जाएगा उस तरह के स्टूडेंट को। यहाँ पे केवल और केवल जो वेटेज दिया जाएगा वो 10th के बेसिस पे ये फॉर्म्स है, और सारे स्टूडेंट के 10th के बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच के इस फॉर्म को फिलअप करेंगे कि 10th में मेरा कम है और मेरा इंटर में अधिक है या ग्रेजुएशन में अधिक है, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे उस तरह के स्टूडेंट को कोई भी तरह का वेटेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो और यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाना है, वहीं से आपको अप्लाई, क्लिक ऑन अप्लाई पे करना है, और वहाँ से आपको सारे फॉर्म्स को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप्स फिलअप करनी है, और फ़ी पेमेंट करनी है, और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और आपका अप्लाई हो जाएगा। जी हाँ, इसमें थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट हम लोग बात कर लेते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जब आप फॉर्म्स को फिलअप करेंगे। तो उसमें आपको नेम्स लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम लिखना है अच्छे से, मोबाइल्स नंबर वो डालने हैं जो आपकी 24 आवर्स चालू रहते हैं। जी हाँ, मोबाइल नंबर आप अच्छे से डालें, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। साथ साथ डेट ऑफ बर्थ सही डालें, जेंडर, कम्युनिटी डालें, PH अगर हैं, अगर कोई फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं तो वो उसको वहाँ पे शो ऑफ करें। स्टेट इन विच क्लास 10 पास, आपने जिस भी स्टेट से क्लास 10th को पास किया है उस स्टेट्स को भी वहाँ पे फिलअप करना है, और जिस बोर्ड से आपने क्लास 10th को पास किया है उस बोर्ड का भी नाम लिखना है, किस ईयर में आपने पास किया है वो ईयर भी वहाँ पे लिखना है, और क्लास 10th के सर्टिफिकेट नंबर, अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं हो, जैसे कि CGPA वाले जो मार्कशीट होते हैं उसमें सर्टिफिकेट नंबर में भी हो ना हो, लेकिन वहाँ पे रोल नंबर तो मस्ट ही होता है, तो आप उसे रोल नंबर्स को भी फिल कर सकते हैं, और रोल नंबर्स को भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी, और फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट आउट उसका निकाल लेना होगा। और इसमें जो आपकी चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे जब आप लोग फॉर्म्स फिलअप्स करेंगे। तो उस समय आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने पड़ेंगे उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग देख रहे होंगे क्लास 10 सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और यहाँ पे एक कॉलम 2 में दिया हुआ है एक्स क्लास 10 सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स हैविंग सर्टिफिकेट एंड मार्क्स मेमो सेपरेटली। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके पास जो मार्कशीट होता है वही उनका सर्टिफिकेट भी होता है, क्योंकि सर्टिफिकेट CBSE वालों को नहीं मिलता है।
लेकिन अगर हम बात कर लें जैक बोर्ड वाले की या फिर और भी अदर बोर्ड्स वालों की, तो उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ मार्कशीट अलग मिलता है। तो जिन भी कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग हैं, उनको ये कॉलम 2 वाला ध्यान से देख के भरना है। और जिन भी कैंडिडेट्स के लाइक सीबीएसई बोर्ड वाले का जो सर्टिफिकेट होता है वही उनका मार्कशीट होता है, तो उनको कॉलम 1 पे ध्यान देना है, मतलब वो अपलोड करना है। ठीक है। और यहाँ पे जो साइज़, ये जो फॉर्मेट होगा आपका वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट्स में होगा। और साइज़ जो होगा यहाँ पे आपका वो 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। 200 केबी से ज़्यादा यहाँ पे आपकी जो वो अपलोडेड सर्टिफिकेट होंगे वो 200 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इज़ मैंडेटरी और नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि क्या ज़रूरत है उसको अपलोड करने की, कि बिना अपलोड किए भी हो सकता है। तो नहीं, यहाँ पे मैंडेटरी है, मतलब आपको अपलोड करना ही करना है। ठीक है। जी हाँ, अगर आपको अपलोड करना ही करना है, जिस सर्टिफिकेट की ये बात यहाँ पे मैंडेटरी कही गई है, वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे नंबर पे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ आपके मार्कशीट पे सही से नहीं है या वो डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ वाले किसी एक सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपके क्लास 10th मार्कशीट पे वो मेंशन किया हुआ है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंडेटरी इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट अवेलेबल इन द मार्कशीट। ठीक है। वो मैंडेटरी उनके लिए है जिनके सर्टिफिकेट पे मार्कशीट, जिनके सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं किए हुए हैं। जनरली वो सभी के मार्कशीट पे अपलोड ये मेंशन किए हुए रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर पे आते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। ये भी जेपीईजी फॉर्मेट पे होगा और ये भी 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कम्युनिटी सर्टिफिकेट की। तो जो भी स्टूडेंट यूआर हैं, मतलब अनरिजर्व्ड हैं, उनके लिए यहाँ पे इस पोर्शन को कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो जनरल से बिलोंग्स करते हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यू से बिलोंग्स करते हैं, तो उनके लिए ये मैंडेटरी है, क्योंकि उन्हें अपने कास्ट सर्टिफिकेट को शो ऑफ करना पड़ेगा। जी हाँ, जो यूआर है उनके लिए ये कॉलम 5 नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जो ओबीसी से बिलोंग्स करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग्स करते हैं, उनके लिए ये मैंडेटरी है और उनको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना ही होगा। ठीक है। अगर उनको कास्ट सर्टिफिकेट्स, कास्ट शो ऑफ करना है, तो उनको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 6 में, जिसमें कि फ़ोटो के बारे में दी गई है। ये भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होगा और ये जो फ़ोटो होगा वो 50 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 7th में सिग्नेचर्स की। वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा और सिग्नेचर्स आपका 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की कि जो कैंडिडेट्स फिज़िकली डिसेबल्ड हैं, किसी भी तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, तो वो अगर डिसेबिलिटीज़ फॉर्म्स फिलअप करते टाइम अगर वो डिसेबिलिटीज़ को लिख रहे हैं, तो वहाँ पे उनको ये सर्टिफिकेट शो ऑफ करना पड़ेगा। जी हाँ, उनको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट वहाँ पे सबमिट अपलोड करना पड़ेगा। और वो डिसेबिलिटी का सब डिसेबिलिटीज़ वाले जो सर्टिफिकेट हैं वो भी 200 केबी से ऊपर नहीं होना चाहिए। और 9th में बात की गई है ट्रांसजेंडर। अगर कोई भी ट्रांसजेंडर वुमेंस या मेंस इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो उनको भी अपने ट्रांसजेंडर के सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना पड़ेगा। वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होगा और 200 केबी से ऊपर नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे बिहार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जीडीएस की तरफ से जो भर्ती आई है। और महाराष्ट्र के लिए भी सारे के सारे जितने भी मैंने बताए सब कुछ सेम है, बस वहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेजेस में कोंकणी महाराष्ट्र ही आनी चाहिए, तो आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सारी चीज़ सेम है महाराष्ट्र के लिए भी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज के इस टॉपिक को एंड करता हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।